हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, जय हिंद। आज हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उदारवादी चरण के बारे में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, उसका मेन सोर्स क्या था, उद्देश्य क्या था, है ना। और उदारवादी चरण ने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए, सभी के बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। तो ये इसका सबसे पहले 1 मार्च 1883 को यो ह्यूम द्वारा कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों को एक पत्र लिखा जाता है और उस पत्र में एक बात कही जाती है कि हमें स्वाधीनता के लिए मिलजुल कर प्रयास करना होगा। और इस अपील में सबसे ज़्यादा शिक्षित वर्ग का ही प्रभाव दिखाई देता है और उनको ऐसा महसूस होता है कि कहीं ना कहीं एक अखिल भारतीय संगठन की ज़रूरत पड़ेगी। और इसी दिशा में सबसे पहले सितंबर 1884 को जब मद्रास यानी अडयार में थियोसॉफिकल सोसाइटी का वार्षिक अधिवेशन होता है, तो उस अधिवेशन में ये ह्यूम द्वारा एक नए दल का गठन किया जाता है, एक नए संघ का गठन किया जाता है जिसे इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से जाना जाता है। यानी थियोसॉफिकल सोसाइटी के जस्ट बाद ये ह्यूम द्वारा 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन एक देशव्यापी संस्था की स्थापना की जाती है और इनके साथ साथ दादा भाई नौरोजी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी शामिल है। इस संगठन का जो मेन पर्पस था वो ये था कि देश की जो सामाजिक समस्या है ना, उन पर विचार विमर्श किया जाए। और कहीं ना कहीं ये जो देशव्यापी संगठन है जिसे हम इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से जानते हैं, जो बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस हो जाता है, ये जो उपज मानी जाती है ये लॉर्ड डफरिन की मानी जाती है। और लॉर्ड डफरिन का क्यों मानी जाती है? क्योंकि लॉर्ड डफरिन को ये लगता है कि कहीं ना कहीं एक ऐसा संगठन बनना चाहिए जिसका वर्ष में एक बार सब लोग मिलजुल कर उस मीटिंग में शामिल हो और उस मीटिंग में ये निर्णय लिया जाए कि कंपनी के द्वारा क्या किया जा सकता है, उसमें कौन सी कमी है ना, उस कमी को कैसे दूर किया जा सकता है। और डफरिन ये चाहता था कि अगर ऐसा कुछ होगा तो आने वाले जो भविष्य में जो भी घटनाएं होंगी हम उससे सतर्क हो जाएंगे, क्योंकि ये संगठन हमें सचेत कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, है ना। तो अब यहाँ पर बात आती है कि इस संगठन की स्थापना से पूर्व ह्यूम जो है वो इंग्लैंड गए और उन्होंने रिपन, डलहौजी, जॉन ब्राइट इंस्लेग जैसे राजनीतिज्ञों के साथ विचार विमर्श किया। और भारत आने से पहले ह्यूम ने इंग्लैंड में भारतीय समस्याओं के प्रति ब्रिटिश संसद के सदस्यों में रुचि पैदा करने के उद्देश्य से एक दल का गठन कर देते हैं जिसे भारत संसदीय समिति कहा जाता है। भारत आने वाले जो ह्यूम थे उन्होंने इसकी जो इंडियन नेशनल यूनियन है जिसकी स्थापना वो थियोसॉफिकल सोसाइटी के वार्षिक अधिवेशन के बाद कर चुके थे। दरअसल इंडियन नेशनल यूनियन की जो पहली बैठक होती है वो मुंबई में हुई थी 25 दिसंबर 1885 को। और जहां पर व्यापक विचार विमर्श के बाद इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदल करके इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया, है ना। और दरअसल जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ये दादा भाई नौरोजी की सलाह पर यानी दादा भाई नौरोजी के कहने पर इसका नाम बदला गया था। पहले इसका जो सम्मेलन था पुणे में होने वाला था, लेकिन उस समय पुणे की जो कंडीशन थी, जो उस समय की जो स्थिति थी वो बहुत दयनीय थी, वहाँ हैजा फैला हुआ था जिसके कारण पुणे से इसको मुंबई में शिफ्ट कर दिया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो 28 दिसंबर 1885 को कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को, यानी जब इसकी पहली बैठक होती है 25 दिसंबर 1885, उसके 3 दिन बाद दोपहर 12 बजे, स्थान था मुंबई, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज का वो भवन था। संस्थापक थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम और पहले जो अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टोटल 72 मेंबर थे, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण थे NG चंद्रवारकर, राघवाचार्य, काशीनाथ तेलंग, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी और एलदालजी वाचा, सुब्रमण्यम अय्यर, है ना। इन इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाता है। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने हिस्सा नहीं लिया था,
है ना। और 1916 में लाला लाजपत राय ने जब एक पुस्तक लिखते हैं यंग इंडिया, तो यंग इंडिया में वे साफ तौर पर जाहिर कर देते हैं कि कांग्रेस की जो स्थापना है वो लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। और वास्तविकता यही है कि डफरिन की यही सोच थी कि एक ऐसी संस्था बने जिससे हम उनके विचार विमर्श और भारतीयों में जो भी भावनाएं हम उनको जान सकें, कंपनी में जो भी दोष हैं उसको हम पकड़ सकें, और आने वाले भविष्य में हम जो भी घटनाएं घटित होती हैं हिंसा वाली, उन सभी घटनाओं से हम सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कहीं ना कहीं ये लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज मानी जाती है। कांग्रेस के बारे में विशेष टिप्पणी देखने को मिलती है। सबसे पहले जानते हैं कि डफरिन ने क्या कहा, कि वह जनता कि उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। यानी डफरिन का कहना था कि जो कांग्रेस है एक छोटा सा पार्ट है और इस छोटे से पार्ट का ही वो प्रतिनिधित्व करती है ना। कांग्रेस अपनी मौत की ओर जो गिनती गिन रही है, और भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं, ये कहा था कर्दन ने। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने कहा था, जिन्होंने वंदे मातरम की रचना की है। यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, ये कहा था तिलक ने। और वास्तविकता यही है कि तिलक की बात 100% सही साबित हुई कि अगर हम वर्ष में केवल एक ही बार जनमत संग्रह करवाएंगे या एक ही बार हम किसी विशेष दल का या मीटिंग में सम्मिलित होते हैं, तो उससे देश के भविष्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए तिलक ने अपने शब्दों में कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए लिखा है कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, है ना। अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस अधिवेशनों को 3 दिनों का तमाशा बताया है ना। जबकि बिपिन चंद्रपाल का कहना था कि कांग्रेस एक याचना संस्था है। अब बात करते हैं उदारवादी चरण के बारे में। पहले जानते हैं कि उदारवादी लोग थे कौन। उदारवादी लोग वे जो अहिंसा के माध्यम से, है ना, जो सरकार है, जो कंपनी है, उसके विरुद्ध विद्रोह करते थे, नारा लगाते थे, है ना, शांतिपूर्वक अपने जो भी संगठन है, जो भी दल हैं, उनसे जो कंपनी है उसका विद्रोह करते थे। ठीक है। अब यहाँ कांग्रेस की स्थापना के प्रारंभिक वर्षों का नेतृत्व उदारवादी नेताओं के द्वारा किया गया, इसीलिए इस काल को उदारवादी काल कहा जाता है। दादा भाई नरोजी, फिरोज शाह मेहता, दानिश बाचा, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रस बिहारी बोस, आरसी दत्ता, बहरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले, पीआर नायडू, आनंद चार्ले और पंडित मदन मोहन मालवीय, ये सब जो हैं उदारवादी नेता थे। इनके द्वारा शांति प्रिय एवं अहिंसक विद्रोह प्रदर्शन किए गए। ब्रिटिश सरकार के सक्षम अपनी बातों को रखने वाले पर बल दिया गया। 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक तक उदारवादियों का कांग्रेस में वर्चस्व कायम रहा। उसके बाद में उग्रवादी नेताओं का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदय हुआ, और उदारवादी नेताओं की नीतियां उग्रवादी नेताओं से एकदम पृथक थी, क्योंकि उग्रवादी लोग चाहते थे कि, और उनका कहना था कि अहिंसा के बल पर देश को आज़ादी नहीं मिल सकती, इसलिए हमें उनके खिलाफ कड़ा विरोध करना पड़ेगा। उदारवादियों के द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 2 प्रकार की नीतियां अपनाई गई। पहला, भारतीयों में राजनीति शिक्षा प्रचार प्रसार करना, उनमें राष्ट्र प्रेम के लिए एकता की भावना स्थापित करना। दूसरा, ब्रिटिश शासन के सक्षम याचना एवं याचिका की नीति अपनाकर सुधार प्रक्रिया का आरंभ करवाना। यानी उदारवादी का ये कहना था कि जितने भी भारतीय हैं, अगर हम अपने उन सब को अपने इकट्ठा कर ले, यानी कि उनको हम राजनीतिक तौर पर शिक्षित कर दें, तो वो कंपनी के विरुद्ध विद्रोह करने में हमारी मदद कर सकते हैं। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कांग्रेस ने 1899 में एक कमेटी इंडिया का शुभारंभ किया और इंडिया नामक समाचार पत्र निकाला, जिसका संपादन किसने किया था? दादा भाई नरोजी जी ने। दादा भाई नरोजी जी ने इंग्लैंड में भारतीयों के पक्ष में जनमत तैयार करने का प्रयास किया, और 1892 में दादा भाई नरोजी ने कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन इंग्लैंड में आयोजित करने की कोशिश की, परंतु वहाँ आम चुनाव हो रहे थे लंदन में, है ना। लंदन में आम चुनाव होने के कारण दादा भाई नरोजी की जो नीति थी कि वो चाहते थे कि 1892 का जो कांग्रेस अधिवेशन हो वो लंदन में हो, इंग्लैंड में हो, लेकिन आम चुनाव के कारण वो नहीं हो पाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादियों का क्या योगदान था। ब्रिटिश साम्राज्यवादी की आर्थिक नीतियों की आलोचना। सबसे पहली बात, उदारवादी नेताओं जैसे दादा भाई नरोजी, आरसी दत्त हो गए, दानिश बाचा आदि ने ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक नीतियों को उजागर किया, और उन्होंने धन का निकास सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया।
निकास सिद्धांत एग्जाम में आ सकता है। और उन्होंने ये बताया कि किस प्रकार से ब्रिटिश सरकार भारत से कच्चा माल ले जाकर उसे तैयार करके वापस भारतीयों में ही बेच रही है। यानी भारत से कच्चा माल खनिज तेल ले जा करके इंग्लैंड में तैयार करके वापस भारत में बेच रही है। इससे क्या होगा कि लोगों की भावनाओं में सीधे तौर पर आहत होती है और बेरोजगारी दिनों दिन उस समय भारत में बढ़ रही थी, है ना? और जिससे भारतीय उद्योग धंधे सीधे तौर पर चौपट हो रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अगर वो भारत से खनिज तेल ले जाके कंपनी में अगर इंग्लैंड में उस चीज़ को बनाएंगे वापस भारत में बेचेंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय उद्योगों पर उसका गहरा प्रभाव पड़ेगा, है ना? तो इसी प्रकार भारतीय धन का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन की तरफ प्रभावित हो रहा था और भारत में गरीबी और पिछड़ेपन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। व्यवस्थापिका में सुधार। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में भारतीयों का जो प्रतिनिधित्व था वो ना के बराबर था, है ना? 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के सदस्यों के अतिरिक्त केवल 6 से 12 भारतीयों को ही नियुक्त कर दिया गया था। यानी इतने बड़े पैमाने में केवल 6 से 12 भारतीय, परंतु 30 वर्षों में केवल 45 सदस्य की ही नियुक्ति हो पाई, जो कि अपर्याप्त था। इसलिए प्रथम 7 वर्षों में उदारवादियों की मांगें प्रमुख दो बिंदुओं पर केंद्रित थी। पहला, परिषदों का विस्तार एवं भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना। दूसरा, परिषदों में सुधार करके उन्हें और अधिक अधिकार प्रदान करना। अब यहाँ पर जानते हैं कि उदारवादी की निष्कर्ष क्या थी। कुछ आलोचकों का ऐसा मत है कि उदारवादी नेता एक उद्योगपति, जमींदार, शिक्षक और नौकरशाही वर्ग का ही प्रतिनिधित्व करते थे, जिससे उनका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान नगण्य था, जो कि कुछ हद तक सही भी प्रतीत होता है। परंतु उदारवादी नेताओं ने देश में भारतीय भावना यानी राष्ट्रीय भावना का उदय करके एक ऐसे मंच प्रदान किया जहाँ से राष्ट्रवादी आंदोलनों में तीव्रता लाई जा सके। उदारवादियों ने भारतीयों जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करके राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया, जिससे भारतीय जनता को यह समझ में आ जाए कि किस प्रकार ब्रिटिश सरकार भारतीयों का शोषण कर रही है ना? जिससे आगे चलकर गर्मपंथियों का उदय हुआ और अनेक प्रकार के आंदोलन चलाए गए, है ना? तो आज के इस सेशन में इतना ही। कैसा लगा सेशन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।